दोस्तों स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज चलते हैं सल्तनत काल। फाइनली हमने पिछले वीडियो में राजपूत वंश का उदय को देखा था और उसके पहले हमने मोहम्मद गौरी के आक्रमण पर उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा किया था। दोस्तों आज हम सल्तनत काल को स्टार्ट करता हूँ। सल्तनत काल को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सल्तनत काल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है और अंतिम बार आक्रमण करने के पश्चात वह अपने देश गौर चला जाता है। फिर वह गौर से आक्रमण करता है महमूद गजनवी पर, यानी कि महमूद गजनवी पर आक्रमण करता है। लेकिन वहाँ से क्या होता है कि वह जीत नहीं पाता है। पुनः फिर भारत में आता है। भारत में आने के पश्चात वह आते समय खक्कर जनजाति से मुकाबला करता है, खक्कर जनजाति को हरा देता है। फिर वह पुनः भारत से जब लौटता है तब खक्कर जनजाति उन्हें ही मार देते हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने दो सेनापतियों को अपना राजपाट सौंप दिया था। किनको एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरी दिल्ली सल्तनत का राज्याभिषेक या शासक बना दिया था। और एक कौन सा बख्तियार खिलजी, जिनको कि पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र उनको दिया था। तो उन्हीं के क्रम में हम देखेंगे कि यही कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहते हैं, पूरे सल्तनत काल की स्थापना करते हैं। तो आज इन्हीं के क्रम में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है आज का? गुलाम वंश या दास वंश या मामलूक वंश भी कहते हैं। मामलूक वंश। मामलूक वंश। अब देखिए मामलूक वंश कहा जाता है कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला था। अब इस गुलाम वंश में क्या है, कौन कौन से राजा आए हैं, किस प्रकार से इनका कार्यकाल है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम गुलाम वंश को पूरे डिटेल के साथ में पढ़ाएंगे। इस समय पूरी सल्तनत काल को हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे कि कौन कौन से राजा आए, उनका कार्यकाल कब तक रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इनके क्रम में आज है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा है। इनका कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा है। इनका कार्यकाल हालांकि बहुत अल्पकालीन ही कार्यकाल था। केवल मात्र 4 वर्षों का ही इनका कार्यकाल था। क्यों 4 वर्षों का था? क्योंकि यह 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर। किनका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में इतना ही जानकारी, और इनके विषय में अभी और जानकारी एक वीडियो में मिलेगी। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल रहता है। फिर उनके पुत्र आराम शाह, कौन? आराम शाह 1210 से लेकर 1210 ईस्वी में केवल आराम शाह का रहता है कार्यकाल। थोड़ा सा 7-8 महीने या 9 महीने के करीब में आराम शाह का कार्यकाल रहता है। फिर इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश वही कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हैं। इल्तुतमिश वही कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक के रहा है। कहा जाता है कि पूरी सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का कार्यकाल बहुत लंबा समय है। और देखिए आगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह आते हैं, जो कि इल्तुतमिश के पुत्र के रूप में रहते हैं। इनका कार्यकाल 1236 ईस्वी तक रहता है। 1236 ईस्वी इनका भी 3-4 महीने या 7 महीने के करीब में इनका भी कार्यकाल रहता है। फिर उनकी बहन राजिया सुल्तान राजगद्दी पर बैठ जाती हैं। राजिया सुल्तान की कार्यकाल देख लीजिएगा। राजिया सुल्तान की कार्यकाल 1236 से लेकर 1240, यानी कि इनका भी कार्यकाल 4 वर्षों तक रहा है। फिर उसके बाद में थोड़ा छोटा राजा आते हैं, छोटा शासक आते हैं, उनको भी देख लीजिए। कौन है? बाराम शाह। बाराम शाह राजिया सुल्तान के बाद में
शासक आते हैं। फिर अलाउद्दीन मसूद आते हैं। फिर नसीरुद्दीन महमूद आते हैं। और इन तीनों लोग का कार्यकाल मिलाकर 1240 से 1266 ईस्वी के बीच में रहता है। फिर गयासुद्दीन बलबन आते हैं। 1266 से लेकर 87 ईस्वी तक इनका भी कार्यकाल रहा है। फिर कैकुवाद आते हैं 1287 से लेकर 90 ईस्वी तक। और 90 ईस्वी में ही क्यूमस आते हैं, जो कि पूरे गुलाम वंश का अंतिम शासक है। और इन्हीं क्यूमस को मारकर खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करते हैं। तो इनके क्रम में बस इतना ही। आगे देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में हम बताएं कि क्यूमस की हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किए हैं। और यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक को देख रहे हैं, एक गुलाम वंश की स्थापना किए हैं। तो अब इनके क्रम में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संबंध में 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। देखिए यहाँ पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक पूरे गुलाम वंश का कार्यकाल रहता है। कितना 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी के बीच में पूरी गुलाम वंश का कार्यकाल रहता है। फिर इसके बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आते हैं। इनका कार्यकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहता है। किनका? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और पूरे खिलजी वंश का कार्यकाल देखें तो कितना 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। किनका? खिलजी वंश का। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आते हैं। इनका कार्यकाल 1290 से लेकर 96 तक इसके तक बताया हूँ। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 96 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है। कहा जाता है कि पूरे खिलजी वंश में इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहता है। फिर आते हैं शिहाबुद्दीन उभर, जिनका कार्यकाल कितना रहता है 1316 से लेकर 20 ईस्वी तक। फिर उनको हटाकर मुबारक शाह बैठते हैं 1320 ईस्वी में ही। फिर इनको हटाकर नसीरुद्दीन खिलजी राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, जो कि 1320 ईस्वी तक ही। फिर आगे आता है नसीरुद्दीन खिलजी की हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक करते हैं। अब गयासुद्दीन तुगलक के विषय में 1320 ईस्वी से 25 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। इनका पूरी कार्यकाल मान ले तुगलक वंश का कार्यकाल कितना रहता है 1320 से लेकर 1414, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश चलता है। जिनके संस्थापक कौन रहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। इनका कार्यकाल 1320 से लेकर 25 ईस्वी तक रहता है, और यानी कि 5 साल। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कितना रहता है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। और तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा इन्हीं का शासन रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का। 1325 से लेकर 1351, यानी कि पूरे 26 साल इनका शासन रहता है। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के विषय में कहा जाता है कि इनका कार्यकाल 1351 से लेकर 88 ईस्वी तक रहता है, और फिरोज शाह तुगलक का। और इनके बाद में एक छोटा राजा आते हैं, जो कि बहुत अनइम्पोर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। उनके बाद में अंतिम शासक, जो पूरे तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक है। इनका कार्यकाल कितना है 1414, यानी कि इनके बीच में छोटे छोटे शासक आते हैं, जो कि 1388 से लेकर पूरे 1414 के बीच में राज करते हैं। फिर इसके बाद में अंतिम शासक आता है 1414 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। फिर इनके बाद में सैयद वंश की उत्पत्ति होती है। तो सैयद वंश में सैयद वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? खिज्र खां। किसे? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को कहा जाता है। तो देखिए, अब खिज्र खां के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, और पूरे सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो पूरी यदि सैयद वंश का कार्यकाल देखें तो 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है।
सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी के बीच में रहता है। खिज्र खां को यानी कि खिज्र खां की कार्यकाल कब से कब तक रहता है, तो 1414 से लेकर 1421, यानी कि कितने वर्ष, 7 वर्ष इनका कार्यकाल रहता है। और मुबारक शाह का कार्यकाल कितना रहता है, यानी खिज्र खां के बाद में मुबारक शाह आते हैं, और मुबारक शाह का कार्यकाल 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहता है। तो इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, 13 साल इनका भी कार्यकाल हुआ। फिर आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, आलम शाह इनका अलाउद्दीन आलम शाह भी कहा जाता है, या फिर आलम शाह भी कह सकते हैं। तो अलाउद्दीन आलम शाह का कार्यकाल 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है। फिर इन वंशों की अंतिम वंश आती है लोधी वंश, यानी कि पूरी सल्तनत काल की अंतिम वंश लोधी वंश आती है। और लोधी वंश को भी देख लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, बहलोल लोधी। कौन है लोधी वंश का संस्थापक, बहलोल लोधी है। इनका कार्यकाल 1451 से लेकर 89 ईस्वी तक रहता है। 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहता है। और पूरे यदि लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक आता है। 1526 ईस्वी तक आता है। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी आते हैं। सिकंदर लोधी का कार्यकाल 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक आता है। फिर उसके बाद अंतिम शासक इब्राहिम लोधी आते हैं। इब्राहिम लोधी का कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच में आता है। तो दोस्तों ये पूरा था सल्तनत काल के विषय में। इसके विषय में अभी पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।